नमस्कार, मैं अंकित राज। आप देख रहे हैं बोलते हैं हिंदुस्तान.com। हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के वकील और संविधान विशेषज्ञ नितिन मिश्रा। आज हम इनसे बात करेंगे शुक्रवार की हुई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। सुप्रीम कोर्ट की 4 जजों ने आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से जुड़े उन तमाम पहलुओं पर जिक्र किया जिसका आज से पहले शुक्रवार से पहले कभी जिक्र नहीं हुआ था। ये जानना जरूरी हो गया कि क्या न्यायपालिका में भी इस तरह की चीजें हो रही हैं जो सामने नहीं आ पा रही हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट के जजों को मीडिया के सामने क्यों आना पड़ा? क्या मीडिया अब न्यायपालिका से ज्यादा मजबूत हो रहा है? नहीं, मीडिया तो एक इंफॉर्मेशन का माध्यम है। मीडिया न्यायपालिका से मजबूत होने का कोई इशू नहीं आता है। जिसको भी लगता है कि देश के लोगों को ये बात पता होनी चाहिए क्या चल रहा है सिस्टम में, या फिर कुछ फ्रस्ट्रेशन आता है, या फिर कुछ ऐसा होता है कि वो पता चलना चाहिए लोगों को, ऐसा लगता है तो मीडिया को बुलाया जाता है। मीडिया का कोई इशू नहीं है। मीडिया ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन, तो ट्रांसमिट करता है। सर, सुप्रीम कोर्ट से जुड़े ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों का कहना है, जैसे वकील और जजों का कहना है कि जिन 4 जजों ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्हें नहीं करना चाहिए था। क्या सच में न्यायपालिका से जुड़े लोगों को मीडिया से परहेज करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में भी उन्होंने मीडिया से बात नहीं करना चाहिए। देखिए कि उन्होंने खुद सेल आउट किया है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्यों है, अनप्रेसिडेंटेड क्यों है, ये उनके वर्ड हैं। जैसा उन्होंने ये कहा है कि चीफ जस्टिस क्योंकि उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे और ये 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो मीडिया के सामने आया और उन्होंने कहा कि भाई देश के लोगों, आपको ये पता रहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ठीक से नहीं चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में लोकतंत्र का हत्या हो रही है। 20 सालों के बाद फिर कोई हमें पूछेगा कि ये लोग उस समय क्यों नहीं बोले, है ना, तो हम लोग वो नहीं करना चाहते। हम लोग वी डोंट वांट टू सेल आवर सोल्स, ऐसा उन्होंने कहा। दैट मीन्स कि हम लोग, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने एक ओथ लिया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड करेंगे। वो मतलब शपथ लिया है उन्होंने कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। यदि कोई चीज़ संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो उसकी रक्षा करने के लिए तो वो पब्लिक के सामने आए हैं। तो संविधान की रक्षा करना गलत थोड़ी होता है। सर, अगर बात की जाए कि अगर चारों जज सच के साथ खड़े हैं, फिर भी न्यायपालिका से जो लोग उनके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो खुल के बोल पा रहे हैं कि उन चारों जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सही किया। क्या बात कर रहे हैं? मैं तो आपको कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 2/3 मेजोरिटी जो बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स और कॉमन पब्लिक है ना, मुझे लगता है कि 2/3 मेजोरिटी उन 4 लोगों के साथ में नहीं है। अनप्रेसिडेंटेड है ये भी। मतलब मुझे नहीं लगता था कि जैसे जस्टिस कर्नल ने किया तो बहुत कम लोग खड़े हुए थे, और दैट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट मैटर, ठीक है। बट ये बहुत ही अलग चीज़ है। इसमें क्या है कि 4 जजेस ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बिहेव नहीं कर रहे, और हम उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बिहेव करिए, और वो उससे मना कर रहे हैं, हमको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। यानी सर, ये सवाल उठता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपने प्रमुख जज सीजीआई से कोई किसी तरह का मतभेद है या किसी तरह की तकलीफ हो रही है, जैसे केस के बंटवारे के लिए पूरा मामला था कि किसे देना है और किसे नहीं देना है, तो वो कानूनी प्रक्रिया क्या है जिसके तहत वो मुख्य न्यायाधीश से बात कर सकते हैं, या फिर अगर किसी तरह की तकलीफ है तो क्या हो सकता है, कानूनी प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे देश में जो 93 के बाद में कॉलेजियन सिस्टम है। कॉलेजियन सिस्टम का मीनिंग होता है कि जजों का नियुक्ति करेंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नियुक्ति भी जज लोग ही करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस का भी नियुक्ति जज लोग ही करेंगे। आपको बता रहा हूँ कि हमारे संविधान में चीफ जस्टिस का जो मास्टर ऑफ द रोस्टर वाला जो कंसेप्ट है, कन्वेंशन, उसको कानूनी मान्यता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेस का एक प्रावधान था कि 7 जजेस रहेंगे और 7 जजेस एक साथ बैठेंगे। और आप पुराने जजमेंट देखिए 1951-52 में, तो आप देखेंगे कि 7 जजेस या फिर मिसलिनियस वर्क के लिए
कोई एक जज जो है चैम्बर में बैठा होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लिमिटेड दायरे में चीफ जस्टिस का एक निर्णय था कि कोर्ट कैसे चले, रजिस्ट्री कैसे चले, है ना, उसका एक उसके पास पावर दिया गया था, क्योंकि एवरी इंस्टीट्यूशन को एक हेड की जरूरत है। बाद में टाइम टू टाइम संविधान में अमेंडमेंट किए गए और जजेस की संख्या बढ़ाई। जजेस की संख्या बढ़ाने की वजह से जो मास्टर ऑफ द रोस्टर नाम का कंसेप्ट है उसको एम्प्लॉय करना पड़ा, क्योंकि जजेस की संख्या बढ़ी तो बेंचेस बढ़े। पहले एक बेंच था, बाद में 3 बेंच थे, बाद में 5 बेंच हो गए हैं ना। फिर ऐसे करते करते आप देखेंगे कि फ्राइडे के दिन 13 बेंचेस हैं उधर। ठीक, इतने बेंचेस, तो इतने बेंचेस में अलोकेशन ऑफ वर्क का होना बहुत जरूरी है। एंड यही तो एलिगेशन है कि अलोकेशन ऑफ वर्क जो है वो जुडिशियसली, या फिर आप कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैटर एंड सीनियरिटी, करस्पॉन्डिंग सीनियरिटी ऑफ द जजेस, ये नहीं हो रहा है। और उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है चीफ जस्टिस के ऊपर कि वो ये जो सर्टेन इम्पोर्टेंट मैटर्स है, वो सर्टेन इम्पोर्टेंट मैटर्स वो किसी एक स्पेसिफिक बेंच को दे रहे हैं। और उसके 2 मोटिव है। पहला मोटिव तो ये है कि ये मैटर वो 4 सीनियर जजेस के पास नहीं जाएगा, और दूसरा मोटिव ये है कि जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो निकाला जाए। जो पहला वाला आपने बताया कि वो 4 जन के पास नहीं जाना चाहिए, तो क्या वजह हो सकती है? आप देखिए कि आप फैमिली में भी रहने के बाद आपको पता रहता है कि मेरे फैमिली का पर्टिकुलर एबीसी मेंबर कैसा सोचता है। कुछ दिनों के बाद आप जुडिशियरी में समझ लेते हैं कि दिस गाय इज नो नॉनसेंस, ठीक है, ये बराबर कानून के हिसाब से चलने वाला है, ये जो है वो अपराधी को छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो जब आप ऐसे जज के पास भेजेंगे जो नो नॉनसेंस है, अपराधी को छोड़ेगा नहीं, तो आपको सबको डिजायर्ड आउटकम मिल जाएगा। तो डिजायर्ड आउटकम मतलब इसमें 2 चीजें कही जा रही है कि प्रीडिटरमाइंड सिलेक्शन, प्रीडिटरमाइंड आउटकम, ठीक है। ये बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2001 है, उसके 6 वैल्यूज हैं, वो यूनाइटेड नेशन ने फ्रेम किया है, वो हमारे ऊपर बाइंडिंग है, उसका वायलेशन करते हैं। तो जुडिशियल कंडक्ट एक जज का कैसे होना चाहिए, उसका एक पहला वैल्यू है ट्रांसपेरेंसी या फिर इंडिपेंडेंस, इंटेग्रिटी, ठीक है। ये सारे जो क्रेडिबिलिटी, ये सारे जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट ने सेट किए हैं। उसका बहुत बड़ा वायलेशन चीफ जस्टिस कर रहे हैं, ऐसा एलिगेशन इन लोगों ने कहा, क्योंकि उन्होंने 2-3 इंस्टेंसेस दिए। पहले तो उन्होंने कहा कि आरपी सेठी नाम की केस जो दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एसएपी के रूप में आई, उस केस में चैलेंज ये है कि सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस बने हुए हैं, उनकी अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुई है, और उसको चैलेंज किया है। फिर दूसरे केस ये है कि लोया वाला भी आप जानते हैं, जस्टिस लोया का भी ये इशू है। बट वो जो आरपी सेठी वाली केस मैं आपको बता रहा हूँ, वो उसमें उन्होंने ये कहा है कि कॉलेजियम एनजेएससी मैटर में कॉलेजियम सिस्टम को मतलब अंडर स्कैनर्स चैलेंज था, तो उसमें जस्टिस चन्नमेश्वर, जस्टिस मदन लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, ये 3 जजेस इम्पोर्टेंट थे। तो ये 3 जजेस के सामने ये दोबारा मैटर जाना चाहिए, क्योंकि उसमें 2 ही इम्पोर्टेंट इशू थे। पहला इम्पोर्टेंट कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, और दूसरा एमओपी, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जो अर्लियर जजमेंट ने बताया कि फ्रेम करना है। तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फ्रेम ही नहीं किया, तो नए जजेस का अपॉइंटमेंट आप कौन से प्रोसीजर से? तो बोले कि पीरियड ऑफ प्रोसीजर एंड पीरियड ऑफ पावर, है ना, आपने ये किया है, उसके बाद चैलेंज किया। तो ये मैटर ऑब्वियसली इनके पास जाना चाहिए था, इनके पास गया है। तो इनका ये ओपिनियन ये है कि आपने डिटरमाइंड आउटकम के लिए एक सिलेक्टिव बेंच के पास इस मैटर को भेजा, जबकि हमारे पास भेजना चाहिए। ये उनका ये ओपिनियन है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मदन कुमार मिश्रा कहते हैं कि जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से उन्होंने इस पूरे मामले को राजनीतिकरण किया। उन्होंने बताया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से राहुल गांधी को बोलने का मौका मिल गया। क्या उनकी आप बात को कैसे देखते हैं? क्योंकि बार काउंसिल आप कैसे कहेंगे कि राहुल गांधी एक नेशनल पार्टी का प्रेसिडेंट है, इज नॉट ए कॉमन मैन,
एंड वो मेंबर पार्लियामेंट है। सेकेंडली उसकी पार्टी की सरकार 2-3 स्टेट्स में है ना। और आप देखेंगे कि प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के रूप में उसी पार्टी को देखा जाता है। प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी ही है आज, उसकी पार्टी मतलब सबसे लार्जेस्ट पार्टी करके, अपोजिशन की लार्जेस्ट पार्टी करके वही पार्टी है। तो यदि वो बोलता है नेशनल क्राइसिस में, तो क्या ये पॉलिटिक्स होगी? क्या ये वही बात है जिसका ध्यान कुछ महीने पहले जस्टिस कर्नल ने जिस पे दिलाया था? जस्टिस कर्नल का भी सिमिलर आरोप था। जस्टिस कर्नल ने कहा था कि जो रोस्टर है, बेसिकली रोस्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंस जो है वो हाई कोर्ट में ही है, क्योंकि वो बहुत सारे जजेस होते हैं, बहुत सारे बेंचेस होते हैं, तो रोस्टर का वहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पर उन्होंने क्या किया कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट असाइनमेंट पर्टिकुलर महीने के लिए इस जज के पास दे दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि उसमें बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है और उसमें बहुत बड़ा फेवरेटिज्म होता है। अगर कर्नल की बातों को उस वक्त ध्यान दिया गया था, तो क्या लगता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ती है? क्योंकि इनमें से कुछ जजेस वो भी थे जिन्होंने कर्नल वाले मामले में अपने फैसले रखे थे। तो मुझे लगता है कि अभी वो मामला खत्म हो गया है जस्टिस कर्नल। जस्टिस कर्नल के समय में क्या होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, अभी यहाँ बैठकर हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए, क्योंकि उससे भी दूसरी चीज़ लोग ये सोच रहे हैं कि जस्टिस कर्नल को सजा देने वाले 4 लोग ही थे, मतलब 7 लोगों में ये 4 थे। तो फिर हमने इनका सपोर्ट अभी क्यों करना चाहिए जब इन्होंने जस्टिस कर्नल का सपोर्ट नहीं किया? तो आई मीन क्योंकि डेमोक्रेसी जो है ये लार्जर पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, जब भी कोई आपकी डेमोक्रेसी को थ्रेट है ऐसा बताता है, और वो पर्टिकुलरली वेन ज़्यादा सीरियस होता है जब कोई सिस्टम का आदमी आके डेमोक्रेसी के लिए है ना, तो फिर उस आदमी को सपोर्ट करना भारत के हर नागरिक कर्तव्य है। ठीक है, अभी हम ये कहेंगे कि इन्होंने जस्टिस कर्नल का सपोर्ट नहीं किया था इसलिए हम इनका सपोर्ट नहीं करेंगे, तो दैट इज टोटल नॉनसेंस। डेमोक्रेसी एक प्रिंसिपल इशू है, हमारे सामने सबसे इम्पोर्टेंट इशू है कि हम डेमोक्रेसी को सर्वाइव कैसे कर सकते। और इन लोगों ने कहा है कि क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है डेमोक्रेसी के लिए? व्हेन आवर इंस्टीट्यूशंस फेल, दिस इज द सुप्रीम कोर्ट ऑन व्हिच यू कैन रिलाई अपॉन। ठीक है, मतलब जब आपका पार्लियामेंट आपके खिलाफ कानून पास करता है, जब आपका एग्जीक्यूटिव आपके खिलाफ ऑर्डर पास करता है, तो आप जाओगे कहाँ? तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, और सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्टेड ये है कि वो टोटल इंटेग्रिटी, टोटल इम्पार्शियलिटी और क्रेडेंशियल्स और फिर जुडिशियंस और फिर विदाउट फेवरेटिज्म, ये सारा जो जजमेंट अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट देना चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन सुप्रीम कोर्ट से है। अब यही वहाँ पे नहीं हो रहा है, वहाँ चीफ जस्टिस जो है अपनी मनमानी करके किसी पार्टी को, किसी गवर्नमेंट को फायदा पहुँचाने के लिए वो पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट केसेस किसी दूसरे जज को दे रहा है, और ये दिखाई दे रहा है कि वो जज इनके अकॉर्डिंग ही जजमेंट पास कर रहा है। और फिर दूसरी इम्पोर्टेंट बात मेडिकल कॉलेज का प्रसाद मेडिकल कॉलेज, उसमें चीफ जस्टिस के ऊपर आरोप है, दीपक मिश्रा, हाँ, चीफ जस्टिस के ऊपर आरोप है कि डायरेक्ट आरोप है या नहीं है ये दैट्स डिफरेंट पार्ट। मैंने भी सीबीआई के पेपर्स नहीं देखे, जो लोग कह रहे हैं, जो मतलब सामने आ रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये खुद उसमें स्कैनर में नहीं, क्या स्कैनर में है चीफ जस्टिस। तो जब ये मैटर चलमेश्वर जस्टिस के बेंच है, अब चलमेश्वर ने ऑर्डर क्यों किया ये मैटर रिलीज करो इस तारीख को? क्योंकि जस्टिस दीपक मिश्रा उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में सुन रहे थे और उनकी तरफ ओरल मेंशनिंग नहीं थी, उनकी तरफ नहीं थी ओरल मेंशनिंग, कोर्ट नंबर 2 में थी। कोर्ट नंबर 2 में जस्टिस चलमेश्वर बैठते हैं, तो जब उनकी तरफ ये ओरल मेंशनिंग की गई तो ऑब्वियसली वो कोई ना कोई ऑर्डर पास करेंगे। तो उन्होंने ऑर्डर पास किया है कि इट शुड बी लिस्टेड बिफोर a constitution bench of 5 senior most judges, है ना? 5 senior most judges मतलब ये 4 जजेस वहाँ रहेंगे और चीफ जस्टिस भी रहेंगे यदि वो चाहते हैं तो। बट जबकि वो खुद उस मैटर में मतलब अंडर स्कैनर है, तो ऑब्वियसली वो नहीं रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि आप अपने मैटर में जज नहीं बन सकते। तो ऑब्वियसली तो उस मैटर में इन्होंने खुद के तरफ वो केस छीन लिया और खुद ही डिसीजन दे दिया और कहा कि मास्टर ऑफ द रोस्टर तो मैं हूँ। ठीक है,
because I am a chief justice. That is something which is going to be threat to the democracy. मतलब ये लोगों को समझा देना जरूरी है कि जो बाकी जज होते हैं ये भी समझना जरूरी है कि जो बाकी जज होते हैं क्या उनकी पावर सीबीआई से कम होती है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल सेम पावर होती है, बिल्कुल सेम पावर होती है। वो सिर्फ मतलब सीबीआई इज जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जस्टिस लोया वाले की संदिग्ध मौत से जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि जस्टिस गोगोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कही थी कि ये मामला उनसे भी जुड़ता है। जस्टिस लोया का मामला है, अभी जब मैटर इज ऑलरेडी सिक्स बिफोर द हाई कोर्ट और उसी दिन सुनवाई, उसी मैटर में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और वो पर्टिकुलर जज ही कर रहा है ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो फिर जस्टिस लोया का मामला, ठीक है, इट्स अ वेरी सेंसेशनल केस आई मीन टुडे, ठीक है। तो जस्टिस लोया के मैटर नहीं है, अब उसी पर्टिकुलर जज के पास मैटर भेज रहे हैं, ऐसा ही लोग आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। एंड व्हेन ऑलरेडी हाई कोर्ट इज हियरिंग द पीआई मैटर, और बाद में फिर अभी जो है उसके बेटे को सामने लाया कुछ लोगों ने, बेटा जो है बेटा कह रहा है कि हम सेटिस्फाइड हैं, है ना, दैट इज समथिंग अनयूजुअल। मुझे बताओ कि XYZ का पिताजी की हत्या का आरोप है, तो उसका बेटा उसकी इंक्वायरी चाहेगा कि नहीं चाहेगा? कोई भी बेटा चाहेगा कि मेरे पिताजी का डेथ क्यों हुआ, वो उसे जानना जरूरी है। वो आगे कोर्ट प्रेस के सामने कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे हराश मत कीजिए, हम सेटिस्फाइड हैं। दैट इज समथिंग अनयूजुअल। You have to look into the conduct of a person who is briefing the press. उन्होंने ये बताया कि हमारी बुआ जैसे लोया की बहन को पहले संदेह था, उन्होंने कई सारे सवाल भी उठाए थे, उनको बॉडी के कल्पना को लेके या फिर ECG को लेकर कई सवाल उठाए थे, लेकिन अब लोया के केस में तो आप देखेंगे कि लोया वहां रात में गया था, मतलब एक सर्टन नेक्स्ट डेट में गया था और पुराने डेट का ECG दिखा रहा है। आई टेल यू कि वो जो हॉस्पिटल मैंने देखा है, क्योंकि मैं नागपुर से, वो हॉस्पिटल और वो लोया जहाँ पे रुके थे, जस्ट ए 3 minutes ड्राइव, जस्ट 3 minutes ड्राइव, ठीक है। और वहाँ पे कह रहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था मेरे, दैट इज ए मोस्ट बिजी हॉस्पिटल। ऐसे किसी हॉस्पिटल में टेक्निकल प्रॉब्लम आता है? पेशेंट्स में, और पर्टिकुलरली वो जो हॉस्पिटल जहाँ सिचुएटेड है, हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स है उसके पास, तो हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स जहाँ होते हैं वहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम मिनिमम होने की कोशिश होती है। अब मैं सपोज मैं दिल्ली के किसी बड़े हॉस्पिटल में चला जाऊँ, गंगाराम में चला जाऊँ, BRK में चला जाऊँ, तो वो क्या ये एक्सक्यूज देंगे कि मेरा डेट पिछला आ रहा है क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हो रहा? दे विल नेवर गिव द सर्टिफिकेट इफ देयर इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम। वो जो सर्टिफिकेट है, मेरा आरोप है कि वो जस्टिस लोया का ECG नहीं है, किसी और क्लाइंट का ECG। आपने याद लगाया है कि जो ECG दिखाई गई है वो जस्टिस लोया का नहीं। और मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, व्हाई अनयूजुअल, व्हाई हाई कोर्ट जजेस आर कमिंग इन फ्रंट जस्टिफाइंग द होल इशू। मतलब सर्टेन हाई कोर्ट के जजेस ये कह रहे हैं कि नहीं, दिस वाज नेचुरल, क्यों कह रहे हैं? दिस समथिंग अनयूजुअल ना, क्यों कह रहे हैं आप? और आपको किसने बोला कहने के लिए? और यदि आपको पुलिस ने बोला है तो पुलिस इंक्वायरी करेगी इस मैटर में, आप जाइए। बट आप खुद ही प्रेस के सामने आकर कह रहे हैं कि नहीं, दिस वाज एन अनयूजुअल, सॉरी दिस वाज नेचुरल, मैं खुद हॉस्पिटल गया था, कोई कह रहा है कि मैं खुद प्रेजेंट था, कोई कह रहा है कि ये हो गया है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? और नितिन जी, आप एज अ लॉयर क्या चाहेंगे कि कैसे इसकी जांच होनी चाहिए? पहले तो मैं चाहूंगा कि जस्टिस दीपक मिश्रा तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। ही इज नॉट सुटेबल टू बी ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सेकेंड में ये कहूंगा कि जस्टिस लोया की जो मैटर है उसका इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तीसरी बात, मैं 3 सॉल्यूशन इस मैटर को दे रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एडवांस्ड हो गया है, मतलब आई मीन उसमें बहुत सारे जजेस, मोर देन 7, मतलब अभी क्या 30+1 जजेस हैं। अभी इमीडिएटली सिग्निफिकेंटली वो पुरानी पोजीशन पर रिटर्न नहीं हो पाएंगे। तो जो रोस्टर बनाना है चीफ जस्टिस, वो चीफ जस्टिस अकेला नहीं बनाना चाहिए, रोस्टर जो है कॉलेजियम में बनाना चाहिए, गिविंग अप द ओल्ड कन्वेंशन when it is held that the chief justice is the master of the roster. Now they should adopt that collegium is the master of the roster.
5 जजेस ने मिलकर रोस्टर डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, रोस्टर डिसाइड कैसे करना चाहिए, इसके सर्टेन सेट नॉर्म्स होने चाहिए और दे शुड बी पब्लिक, दे शुड बी ब्रॉट बिफोर द पब्लिक डोमेन। कि रोस्टर कैसे डिसाइड होगा उसके पब्लिक नॉर्म्स होने चाहिए। दूसरा मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ कि आप ओरिजिनल सिस्टम के पीछे जाइए या 7 जजेस है। दूसरा उसका 2 कारण है। पहला तो हाई कोर्ट बहुत डर गया है, ये जो यहाँ इतने जजेस है सुप्रीम कोर्ट में, वो हर के मतलब मेनी केसेस में वो नोटिस करते हैं हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, और उसकी वजह से हाई कोर्ट का जो इंडिपेंडेंस है वो सीरियसली अंडरमाइन हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए जो ओल्ड सिस्टम है जिसमें 7 जजेस होना चाहिए और सिंगल बेंच होना चाहिए, ठीक है, उनके पास काम ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं वो लोग, क्योंकि ज़्यादा जज रहेंगे तो काम ज़्यादा रहेगा, कम जज रहेंगे तो ज़्यादा काम बढ़ाएंगे नहीं, तो उसकी वजह से उन्होंने ओल्ड सिस्टम में जाना चाहिए। ठीक है, एंड मुझे ये तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये लगती है कि यदि जस्टिस दीपक मिश्रा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है तो कॉलेजियम में ऑलरेडी ये 4 जजेस, कॉलेजियम के पास पावर है, सिलेक्शन का पावर है, जुडिशियल वर्क स्टॉप करने का पावर है, और पार्लियामेंट को या एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को रिकमेंड करने का ये पावर है कि पर्टिकुलर जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट कीजिए। यदि चीफ जस्टिस मिश्रा मानने के लिए तैयार नहीं तो कॉलेजियम में ये 4 जजेस नहीं है ऑर्डर पास करना चाहिए। ये बाइंडिंग है गवर्नमेंट के ऊपर कि जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया जाए और उनके जुडिशियल वर्क स्टॉप कर दिया जाए। ये कॉलेजियम में करना चाहिए उन्होंने एज ए कॉलेजियम सिस्टम में करना चाहिए। ये 3 चीजें मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन की, जैसे जस्टिस लोया सीबीआई कोर्ट के जज थे और वो काफी पावरफुल लोगों के अगेंस्ट जो केसेस थे उसकी सुनवाई कर रहे थे, उनको थ्रेट मिलता है और उनकी संदिग्ध मौत हो जाती है, तो अगर ऐसी ही हालत है न्यायपालिका की तो नीचे स्तर पे जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के जज होंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट के जज थे, तो उन लोगों की मतलब कैसी स्थिति होगी कि मतलब फिर वहां पे न्याय कैसे काम करेगा? जनता को इतना डराने की जरूरत नहीं है अभी कि वहां कितनी भयानक स्थिति होगी, इतना डराने की जरूरत नहीं। अच्छा, 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा कि जो 3 चीजें बहुत पूरी बड़े पैमाने पर फैल रही है न्यायपालिका में। पहली चीज ये है कि जातिवाद को भयंकर पैमाने पर है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि फेवरेटिज्म बहुत भयंकर पैमाने पर फैल रहा है, और तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कैंसर की तरह भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर जज करप्ट है या नहीं, बट एज अ कॉमन सिटीजन ये जो परसेप्शन मैं डेवलप कर रहा हूँ उसमें भ्रष्टाचार बहुत भयंकर पैमाने पर बढ़ रहा है। जातिवाद तो बहुत भयंकर, मैं आपको बताऊंगा कि जातिवाद के शिकार तो बहुत SC/ST OBC के अलावा तो बहुत बड़े पैमाने पर जातिवाद के शिकार होते हैं, क्योंकि जजेस लोग मोस्ट ऑफ द जजेस लोग भारत में ब्राह्मण हैं। सुप्रीम कोर्ट में टोटल जितने जज हैं उनमें कितने सवर्ण होंगे, OBC होंगे, SC होंगे और ST होंगे, कोई आंकड़ा? इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लेटेस्ट चीज़ें हैं तो आई थिंक अराउंड 50-50, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये ऐसा मतलब 50% जनरल OBC भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। OBC जज फैक्टर आप कहेंगे, ये सब फैक्टर आप कहेंगे तो बहुत ही कम OBC मुझे लगता है कि है। OBC में जो अगली जातियाँ हैं जो OBC नहीं है लिस्ट में, वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट में हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी जो शुक्रिया समझते हैं, या फिर जैसे अब मराठा देखेंगे, महाराष्ट्र में मराठा OBC नहीं है बट शुद्रा कम्युनिटी में ऐसा कुछ लोगों का परसेप्शन है ऐसे लोग, बट ट्रूली OBC जिसे हम कहेंगे वैसे ही मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में मेरे नज़र में कोई नहीं है। वीमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, SC तो है ही नहीं, ST तो भारत के इतिहास में कभी बनना है, सुप्रीम ST का जज भारत के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट में कभी बनना है, अभी तक नहीं, अभी नहीं शेड्यूल राइट का कोई जज भारत के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट में नहीं बना है। क्या लगता है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि एक जाति जैसे ब्राह्मण जाति का कंप्लीट वर्चस्व, उसकी वजह से वो दूसरे जाति के लोगों को वहाँ नहीं आते थे, ये पावर सेंटर से इसके थ्रू जो है ब्राह्मणवाद चलता है देश में।
ब्राह्मणवाद ये एक सिस्टम है, वो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल मैकेनिज्म्स जो होते हैं, पार्लियामेंट्री मैकेनिज्म्स होते हैं, उसके थ्रू चलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब पार्लियामेंट में SC ST OBC के लोग हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव में आरक्षण है, हालांकि बहुत टॉप लेवल पर नहीं दे रहे हैं वो लोग, बट अभी भी सेक्रेटरी होते हैं, देखेंगे तो एक हाथ SC होते भी मिल जाएगा। जुडिशियरी में ऐसा क्या है कि आप जज नहीं बन सकते? ऐसा क्या रीजन है? क्या शेड्यूल ट्राइब के लोगों को न्याय की परिभाषा पता नहीं है क्या? मतलब व्हाट इज सो स्पेशल? मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में देखिए जब ओबामा बन गया तो ओबामा ने सबसे ज्यादा विमेन लोगों को US सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया, सोनिया सोटोमायर है ना। सोनिया सोटोमायर तो आप देखेंगे कि फर्स्ट हिस्पैनिक जज है ओबामा ने बनाया, और उनका तो बहुत ही मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन है वहाँ US में, वो सोनिया सोटोमायर को उन्होंने बनाया। बाद में आपको बता रहा हूँ कि कनाडा सुप्रीम कोर्ट जाइए आप, कनाडा सुप्रीम कोर्ट में इक्वल वीमेन एंड मेन है। और साउथ अफ्रीका सुप्रीम कोर्ट जाइए, मोगैन नाम का चीफ जस्टिस है वहाँ, वो ब्लैक है। यूके में जाइए आप, यूके में आप देखेंगे कि पिछले साल 2014 में या 15 में वहाँ का जो लॉर्ड चीफ जस्टिस है, लॉर्ड चीफ जस्टिस ने ये घोषणा की वीमेंस डे 8 मार्च पर, उन्होंने 52% विमेन का रिप्रेजेंटेशन अचीव कर लिया है। अभी उधर यूके में एक सिख को भी जज बनाया है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रिंसिपल है कि SC का यदि जज बनाते हो, OBC का या ST का यदि आप जज बनाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप SC ST की केसेस उनके पास भेजते हैं, और कोई SC ये नहीं कहेगा। अभी सुप्रीम जैसे चटनी के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में 2 जजेस है, 3 जजेस है, जैसे दिल्ली में एक चटनी के लिए जज है SC का, they are placed there just for the test, ठीक है, मैं मतलब जस्ट फॉर द टेस्ट है, तो उन लोगों के पास के सारे केसेस थोड़ी है, ऐसे थोड़ी हो रहा है। तो फिर आप कहेंगे कि डाइवर्सिटी जो है उसका क्या इम्पोर्टेंस है? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम 3 बैकग्राउंड के लोग हैं, ठीक है। हम जब आए तो हमें 3 डिफरेंट बैकग्राउंड पता चले, 3 बैकग्राउंड। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का रिजर्वेशन का प्रोविजन लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन का रिजर्वेशन का प्रोविजन आप देखेंगे तो आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 में जो अपर कास्ट का जज है वो ये कहता है, मतलब मेरे फ्रेंड्स ये कहते हैं कि दीपक मिश्रा यदि इस केस को सुन रहा है जज सुप्रीम कोर्ट, तो वो गारंटी से ये कह सकते हैं कि वो आरक्षण के खिलाफ जज है। ऐसा कुछ मेरे दोस्तों को ओपिनियन है ना, वो ओपिनियन सही है कि नहीं है अभी मैं नहीं बता सकता, ठीक है, बट ऐसा मेरे दोस्तों को आपकी इसमें क्या ओपिनियन रहेगी आपसे पूछी जाए? ये सोशल बैकग्राउंड मैटर्स, सोशल बैक मैं आपको बता रहा हूँ 16 है, ऊपर कास्ट का जज ये कहेगा कि नहीं आरक्षण खत्म होना चाहिए, SC ST OBC का आदमी ये कहेगा कि आरक्षण रहना चाहिए, तो यू विल कम टू ए प्रॉपर कंक्लूजन ना कि whether आरक्षण रिजर्वेशन रिक्वायर्स or not, or whether the reservation in particular situation is valid or not। बट सारे के सारे अपर कास्ट जज जैसे भी रिजर्वेशन की केस को सुनेंगे तो क्या होगा? So reservation is a check on the prejudices of a upper caste judges, ठीक है। तो रिजर्वेशन को आप इस मायने में देखिए कि आप इसको डाइवर्सिटी देखिए, कि जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने एक रिपोर्ट बनाया 2013 मार्च 2013 27 मार्च 2013 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूके में एक रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट में ये कहा है कि जजेस की वहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट है, तो उन्होंने कहना कि डाइवर्सिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा वीमेन या फिर ब्लैक्स एंड माइनॉरिटीज के वकील नहीं है, और फिर है भी तो उतने टैलेंटेड वकील नहीं है हमारे पास कि हम उनको जजेस बना सकें। तो उन्होंने 2 चीजें कहा कि टू बी ए गुड जज यू नीड नॉट टू बी ए गुड बैरिस्टर,
आपको अच्छा वकील होना जरूरी नहीं है अच्छा जज बनने के लिए। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि डाइवर्सिटी आने से क्या होता है कि when you have 5 members of the bench and they belong to all different backgrounds, so your perception will altogether change. मैं आपको बता रहा हूँ कि हाई कोर्ट में एक मराठा समाज का जज था एंड ही केम फ्रॉम अ फार्मर्स फैमिली। गांव में क्या होता है, क्या पैज होता है, वो पैज ऐसे ऐसे अपने मुट्ठी से तोड़कर खाते हैं, है ना। और जब तक आप मुट्ठी से, क्योंकि ये आदत है, जब तक आप मुट्ठी से तोड़ोगे नहीं आपको खाना खाए जैसा लगेगा नहीं। जैसे मैं हाथ से यदि राइस नहीं खा रहा हूँ, हाथ से मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगेगा कि मैंने खाना खाया है। तो ये कुछ ब्राह्मण जज और ये भी उस दिन साथ में खाना, मतलब साथ में खाना खाते सब चाहे तो उन्होंने खाना खाया, तो ये इसका पहला दिन होगा वो तो ठीक है। तो इसने टेबल पे वो प्याज रखकर जोर से उसको तोड़ा प्याज को, तो वो टेबल हिल गया, ठीक है। दूसरे दिन ये हिल गया, तीसरे दिन ऐसे ही हुआ। तो एक ब्राह्मण जज ने कहा कि भैया तुम्हें यदि प्याज खाना ही है, तुम्हारे पास इतने नौकर है ना, मतलब सर्वेंट्स है कोर्ट के, इनको बोलो ना कि आप चाकू से काट के दे दो करके। तो उसने कहा कि जब तक मैं इसको अपने मुक्के से तोड़ूंगा नहीं तब तक मेरा पेट भरेगा नहीं। दिस इज द डिफरेंट परसेप्शन ऑफ लुकिंग एट थिंग। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जब तक डिफरेंट परसेप्शन आप बेंच में नहीं लाओगे तब तक भारत में न्याय की सिस्टम नहीं होगी। 3 चीजें मैं बता के एंड करना चाहता हूँ। पहली चीज, क्या भारत के नागरिक, कितने नागरिक है भारत में वो कहते हैं कि हमारे साथ न्याय हुआ? मेरे पास ऐसे कई क्लाइंट है जो कोर्ट से निकलने के बाद जज को भयंकर गाली देते हैं। मैं उनके व्यू से, मैं उनके बिहेवियर से हैप्पी नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा करना चाहिए, पर जब भी मैं केस आता हूँ तो बाहर आते ही वो जज को बहुत भयंकर गाली देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, कितने लोगों को ये लगता है भारत में कि जज न्याय नहीं करता, निर्णय देता। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि क्या जज खुद हैप्पी है अपने निर्णय पर कि उसने न्याय किया, ऐसा लग रहा है उसको? ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए, प्रैक्टिकल में लाने के लिए आपको भारत का न्याय सुप्रीम कोर्ट बनाना पड़ेगा। इट इज नॉट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ फ्यू कम्युनिटीज, इट्स ऑफ ए फ्यूअर नंबर। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 2-3%, 5% के कम्युनिटीज का इस देश के सुप्रीम कोर्ट है। लेट अस मेक इट a court of whole population of the country. It should represent the whole of the country. That's all. धन्यवाद जी। हमारे साथ थे नितिन मिश्रा। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हमें, न्यायपालिका से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा की, चाहे वो जातिवाद हो या भ्रष्टाचार हो या फिर किस सिस्टम के तहत जज एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कैसे भाई भतीजावाद बढ़ता जा रहा है, इन सब बारे में चर्चा करने के लिए नितिन मिश्रा जी का धन्यवाद। आप देख रहे हैं बोलते हैं।